अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, कोविड का स्प्रेड अफसोस के साथ पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक दूसरी लहर के होते हुए बढ़ चुका है। ऐसे में एनसीओसी रेगुलर बेसिस पर चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम पर यह फ़र्ज़ है, लाजिम व मलजूम है कि हम हमेशा अपना मास्क कैरी करें और ना सिर्फ अपना मास्क अपने साथ रखें बल्कि उसका इस्तेमाल भी करें। अपनी जान को भी बचाएं, अपने गिरदो नवा में दीगर लोगों की जानों का भी ख्याल रखें और ऑलवेज ऑलवेज कैरी अ मास्क, ऑलवेज वेयर अ मास्क। खास तौर पर जितनी भी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर अपने मास्क का खास एहतमाम करें नाजरीन, याद से, और इसको बिल्कुल अपने डेली रूटीन का एक बहुत अहम जुज़ बना लें जिसके बगैर आप गालिबन बाहर ट्रैवल ना करें। खैर नाजरीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब जैसे कि कोविड केसेस के हवाले से तो हम वैसे भी बात हमेशा करते हैं और एक कोशिश होती है कि एक वार्निंग ज़रूर हम फ्लैग करें प्रोग्राम के आगाज़ में ही। कोविड के जो डेथ टोल की अगर बात करें नाजरीन, तो पाकिस्तान भर में अक्रॉस पाकिस्तान कोई 8,000 तक कोविड का डेथ टोल अफसोस के साथ पहुंच चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करना ज़रूरी होगा जहां पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त लॉकडाउन का निफाज किया गया है क्योंकि पॉजिटिविटी 21% से भी जायद तक बढ़ चुकी है। इसी तरह से पॉजिटिविटी का जो आलम है वो पाकिस्तान भर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो जलसे जुलूसों का सिलसिला है वो पाकिस्तान भर में वैसे ही जारी हो सारी है। आज भी पीडीएम मुल्तान का जो जलसा है वो एज वी स्पीक उसी तरह से चल रहा है। अपोजिशन जो है एक तरफ सख्त तरीन बरहमी का इजहार कर रहे हैं और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि जी उनके आगे रुकावटें क्यों लगाई जा रही हैं। वहां पर हुकूमत दूसरी तरफ वो भी अपनी तरफ से बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि कोविड की इस कदर पॉजिटिविटी के बावजूद भी अपोजिशन आया अपने तमाम जलसों को मनसूख क्यों नहीं कर रहे हैं। वो भी तब जबकि एजेके में पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है और एजेके में तो एज A4 मेंशन्ड के मुकम्मल एक लॉकडाउन की सूरत हाल भी नाफिज हो चुकी है। तो सवाल मुलायजा करें इसके हवाले से और फिर बाकायदा अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन तमाम का रुख करते हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं आज हम तमाम को ऑन बोर्ड रखेंगे और बहुत सीनियर और सीजन्ड सियासतदानों का जो पैनल है आज मेरे साथ तशरीफ फरमाए। सवाल देखिएगा। जी नाजरीन, एक तरफ हुकूमत की अपोजिशन से बरहमी के कोविड के होते हुए, कोविड के होने के बावजूद भी आखिर जलसे जुलूस अवामी मफाद में क्यों नहीं रोके जा रहे या एटलीस्ट मनसूख क्यों नहीं किए जा रहे। दूसरी तरफ अपोजिशन की बरहमी हुकूमत के हवाले से कि रुकावटें क्यों लगाई जा रही हैं जबकि हुकूमत कहते थे कि उनको कंटेनर दिया जाएगा बाकायदा अगर वो जलसा करना चाहते हैं या धरना करना चाहते हैं। तो उस सूरत हाल में और ये तमाम बातें करके फिर कंटेनर्स, रुकावटें और FIR गिरफ्तारियां, इन चीजों का सिलसिला क्यों नजर आ रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि ये हम ऑपोजिशन को नहीं रोक रहे, हम कोविड को दरअसल रोक रहे हैं। खैर विदाउट फर्दर अडू तारुफ करा दूं, सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से तशरीफ फरमाए, MQM को रिप्रेजेंट करते हुए, वेरी सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच बैरिस्टर सैफ फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नाजरीन, कमल शोजब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं बजरिया TVU, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए, मेंबर कौमी असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपकी भी मौजूदगी का। सेनेटर ताज हैदर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, बजरिया फोन लाइन हमारे साथ जुड़े हैं इस तमाम बहस में। बहुत शुक्रिया ताज साहब। और कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ पैनल में, स्टॉलवर्ट फ्रॉम इस पार्टी और मेंबर कौमी असेंबली मुतअद्दिद मरतबा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपकी भी मौजूदगी का। मैं आपकी तरफ शॉर्टली रुख करती हूँ, लेकिन ताज साहब अगर आपसे आगाज कर लें, क्योंकि PDM में तो जो मुल्तान का पूरा जो एहतमाम किया गया है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया है। आपकी तरफ से बाज़ाब्ता शिकायत भी हो रही हैं कि क्यों आया, आपके वर्कर्स की, आपके लोगों की, अराकीन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनकी फैमिली बड़ा अरेंज वगैरह खास तौर पर कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, उनके बेटों की कुछ गिरफ्तारियां, फिर हमने रिहाई वगैरह भी देखी, जमानतें वगैरह। ये फरमाइएगा ताज साहब के सिंध में तो लॉकडाउन है सर, सिंध में तो खुद बाकायदा सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की लॉकडाउन का निफाज किया है। तो अगर हुकूमत आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ आप अपने सूबे में लॉकडाउन कर रहे हैं लेकिन आप PDM के जलसे नहीं रोक रहे हैं और बिलावल साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, वो इस जलसे में इस वजह से मौजूद नहीं है, फरमाइएगा ये जो क्या ड्यूअल पॉलिसी या डुप्लिसिटी नजर नहीं आती है दो बातों में? जी हाँ, कोरोना काफी फैल गया है और इस वजह से कि शुरू में जो कुछ करना था
वो नहीं किया गया। जो भी एंट्री पॉइंट्स थे उनको खुला छोड़ दिया गया, बल्कि एक तरीके से प्रमोट किया गया ये कह के कि ये कोई मसला ही नहीं है और ये तो फ्लू है और ये तमाम चीजें कही, और उससे एक अवामी तासुर डेवलप हुआ कि लोग भी समझने लगे कि नहीं ये कुछ नहीं है। तो इस वक्त आप देखते हैं कि हर जगह कोई भी एहतियात नहीं कर रहा, कोई भी, वो काफी मुश्किल हो रही है लोगों को समझाने में कि जनाब आप ये शॉपिंग मॉल में हैं या आप यहाँ पे हैं, कोई शादी अटेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर मास्क पहनना जरूरी है। और हम देखते हैं कि अगर कुछ एहतियात की जा रही है और ताकीद की जा रही है तो वो पीडीएम के जलसों में है, दूसरे जलसों के अंदर वो नहीं है। अब ये जलसा कोई 4-5 घंटे की मुद्दत का होता है और एक ही मकाम पे होता है और मतलब पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, और उसके अंदर जो कुछ भी इंतजाम किए जा सकते हैं मास्क वगैरह पहनने के, तो वो किए जा रहे हैं। जो असल मसला है वो बाकी मुल्क का है कि जहाँ किसी किस्म की एहतियात नहीं बरती जा रही है। अच्छा, अब ये हर एक को पता है कि हुकूमत किस वजह से, वही हुकूमत की जिसने कोरोना फैलाया था और जिसकी वजह से सारे मुल्क में कोरोना फैला है, और उसको क्यों एकदम से वो क्यों है, और एक को पता है कि ये सिर्फ उन जलसों को और उस तहरीक को रोकने के लिए है ये बात की जा रही है। लेकिन सर ये तो हम रूल आउट नहीं कर सकते ना कि कोरोना उन जलसों में भी है। जाहिर है अगर समाजी फासले का एहतमाम नहीं है, मास्क भी नहीं पहना जा रहा, तो यकीनन खदशा तो है कि वहां पर भी फैलेगा और ये बहुत एपिसेंटर बन जाएंगे कोरोना के। मास्क मैंने अर्ज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के जलसों में पहना जा रहा है और वहाँ अलग से भी इंतजाम किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ लोग जरूर हैं कि लोग हम पाबंदी नहीं कर रहे ऐसे, लेकिन जो ये आप पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल देख रही हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जलसा तो 4-5 घंटे में एक मकाम पे होके खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर सुबह से शाम तक जो बेहतियाती हो रही है उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है, और हुकूमत सिंध यही कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश में हुकूमत सिंध को वो कामयाबी नहीं है जो उसको शुरू में जब कंप्लीट लॉकडाउन किया था वो हो रही थी, और अगर उसको सबोटाज न किया जाता तो फिर ये कोरोना से बहुत बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। राइट, ताज साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि वो कह रहे हैं कि जलसों में तो फिर भी एहतमाम है, दीगर जगहों पे नहीं। जी कंवल साहिबा, आप इत्तेफाक करेंगी कि पीडीएम के जलसों में कोविड के एसओपीज को वो कह रहे हैं कदरन बेहतर फॉलो किया जा रहा है, दीगर मुल्क में नहीं हो रहा, और ये भी उन्होंने साथ साथ फरमाया है कि पूरे मुल्क में जैसे जो पहले लॉकडाउन था या सिंध ने जो किया था कंप्लीट लॉकडाउन की, जैसे एटलीस्ट हिमायत तो की थी पहली लहर में सिंध ने, तो वो कह रहे हैं कि वो कदरन बेहतर ऑप्शन है। अगर आपने पीडीएम के जलसे रोकने तो आप कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोना। मैं ताज हैदर साहब से बड़ी माजरत के साथ मुकम्मल डिसएग्री करके इन पीडीएम के जो जलसे हैं या मकासद हैं उनको मैं पूरी तरह एक्सपोज करूंगी। नंबर 1, इन्होंने कहा जी एक जगह पे जलसा होता है 4-5 घंटे का। जी बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, जलसा एक जगह पे होता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से वर्करों को वैगनों में और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट में भर भर के बेचारों को 1000-1500 का लालच दे के लाया जाता है। जैसे कि आज भी आपने देखा सिंध से, खसूसन हैदराबाद से, सक्खर से लोग आए। मरियम बीबी जब लाहौर से चली तो वहां उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुन इकट्ठे किए हुए थे जो रैली की सूरत में वहां आए। कोई लोकल आबादी नजर नहीं आती है, बाहर से ही पूरे पाकिस्तान से एक जगह पे मजमा इकट्ठा हो रहा है। और जब वो 4-5 घंटे इकट्ठे गुजारेंगे तो क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि 11 जमातों के साथ साथ कोरोना ने भी पीडीएम ज्वाइन कर ली है, तो पीडीएम भी वहां मौजूद, पीडीएम के साथ साथ वहां कोरोना भी बिल्कुल मौजूद होगा। और लास्ट टाइम पेशावर के जलसे के बाद बिलावल साहब कोरोना लेकर वापस अपने घर बिलावल हाउस गए हैं, जिसके बाद उनके जो मुख्तलिफ मुलाजमीन है वो भी इफेक्ट हुए हैं। नंबर 2, आपको इन पीडीएम के जलसों की रीजन भी आज समझ आ गई। बदतरीन मौरूसियत जमहूरियत के नाम पे दिखाई गई। ये बताया गया कि अगर आपके वालिदैन वजीर आजम रहे हो या सदर रहे हो तो इस मुल्क में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वरना आप फारिग हैं। मेरे जैसे या जो सेनेटर
सैफुल्ला साहब जैसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है सियासत में, उन्हें ये बताया जाता है कि आपके लिए ये गुलामी है, मुलाजमत है, सियासत में आपका कोई फ्यूचर नहीं, सियासत में ऊपर से ही लोग लॉन्च हो सकते हैं और उसके लिए उनका सियासी और मरूसियत होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इन्होंने आज जमहूरियत के ऊपर लाइन लगाई। नंबर 2, सियासत के लिफाफों में लपेट लपेट के बदतरीन मुनाफिकाना रवैये आज हमने देखे, जिसमें ये जो डिमांडें कर रही है कि लॉकडाउन लगाओ, ये किस लिए कर रही हैं? क्योंकि ये इनको पता है कि कोरोना ने इन्हें ज्वाइन कर लिया और ये कोरोना स्प्रेड करने वाली फैक्ट्रीज बन गए हैं। और जो गरीब आवाम जिनको हम चाहते हैं, हमने पहले भी लॉकडाउन नहीं लगाया था एब्सोल्यूट, और वजीर आजम ने रिजल्ट्स दिखाए थे। आपको मालूम है ये पाकिस्तान नहीं, 5 दूसरे मुल्कों के और समेत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जिसने अभी 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे मनाया। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी अनलाइक सिंध सरकार के वो इफेक्टिव थी, उसकी वजह से गरीब तबका जो है वो उस तरीके से, यहाँ पे आपने लूट मार नहीं देखी, इस तरह आपने यहाँ मॉल्स के शीशे टूटते नहीं देखे। आपने गरीबों को, क्योंकि हमने टाइमली खोल दिया था और हम उनको एक तो कैश ट्रांसफर दे रहे थे, साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोला, हमने टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट किया। आज आप देख लें दुनिया इस वक्त मेड इन पाकिस्तान जो टेक्सटाइल का हमारा सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इस वक्त इस्तेमाल करिए। 70 करोड़ मीटर कपड़े की शॉर्टेज है, डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे, इतनी हमारे पास दुनिया से डिमांड्स आई हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज मिलने की वजह से रोजगार मिला मजदूरों को, बेरोजगारी से कमी आई अनलाइक सिंध। और आपको पता है कि जो एहसास प्रोग्राम का 40% ट्रांसफर हुआ है वो सिंध में दिया गया है। उसके बावजूद ये कि कोरोना था, यहाँ पर सैलाब आए, 1 मिनट दीजिए, टड्डी दल आया, फिर भी हुकूमत ने सरवाइव किया और गरीब तबके को डायरेक्ट हिट होने से बचाया। उसी की तकलीफ इनको बहुत लगी हुई है। कोरोना के साथ साथ इनको भी इस बात की बहुत जलन है कि मईशत बढ़ती जा रही है। टेक्सटाइल मिल्स जो फैसलाबाद में 1990 के बाद से बंद पड़ी थी और 2016 में आपको पता है 50,000 लूम्स बंद हुई, लेबर ने वहां पे खुदकुशियां की, वो रिवाइव हो गई। 31,000 हमें और लगानी पड़ी है। 13 अरब रुपए का पैकेज दिया फैसलाबाद को। ये तकलीफ इनसे बर्दाश्त, आपका ये ख्याल है कि ये असल में है वो एम्पावर ना हो जाए, कई अवाम जो है वो पुरसकून तरीके से ना रह जाए और कहीं इमरान खान की हुकूमत को ये क्रेडिट ना मिल जाए कि जो हमारा क्रेडिट है। मैं समझती हूँ कि इनको इंतहा की, आज मुझे शर्म आ रही थी कि वो एक प्राइम मिनिस्टर जो रहा है और जो बड़े सीनियर, आपने कहा सीनियर और सीजन्ड, सॉरी सीनियर और सीजन्ड सियासतदान नहीं है, सीनियर और सीजन्ड गुलाम है। आज जो मैंने वहां नमूने देखे कि किस तरह यहाँ पर कल के बच्चे उठ के, जिनकी ना सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन, ना कोई कुर्बानियां, ना वो कभी सियासी वर्कर है नहीं। हाँ, अच्छा कमल साहिबा, मैंने सीनियर और सीजन तो पैनल को कहा था मैंने जो सीनियर और सीजन कहा था वो मैंने पैनल को कहा था, मैंने जलसे में किसी को मुखातिब नहीं किया था। ठीक है, आप समेत तमाम को कहा था मैंने। हाँ, सियासी गुलाम देखे जो उन औलादों के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए जिनका जीरो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। ठीक है कमल, मुझे आगे बढ़ने की औलादें हैं तो इनके नसीब में हाथ बांध के खड़े होना खड़ा है। सही है। मैं जरा, आपने इकोनॉमी पे बात की है, आपका ख्याल है कि इकोनॉमी में जो बेहतरी आ रही है उससे दरअसल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या क्रेडिट ना मिले हुकूमत को, ये इंश्योर करने के लिए ऑपोजिशन ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल ख्याल नहीं होता, मैं फिगर्स के साथ बात कर रही हूँ। ये पाकिस्तान, ठीक है कमल साहिबा, मुझे अलाउ कीजिएगा मैं आगे बढ़ूं ताकि मैं स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसमें आप एक्सपोर्ट्स और बाकी सारी चीजों के आप ट्रेंड्स इस वक्त देख ले। ब्लूमबर्ग उठाएं, वर्ल्ड बैंक को उठाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स पकड़े, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। जी कैसर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप इकोनॉमी को बहुत एक तो गहरी निगाह से देखते हैं, तो इस पे जरूर बताइएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक में जो चीजें गिनवाई हैं कमल साहिबा ने, आप उनसे अग्री करते हैं या नहीं करते? और दूसरा, जाहिर है ऑपोजिशन ये भी तो बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर अपनी जो सोशल गैदरिंग्स है उनको तर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, जलसों के लेवल की वो चीजें नहीं हो रही हैं, वो एक बहुत छोटे पैमाने पर है। और आपका भी अभी प्लान है कि आपने लाहौर में भी कोई इस किस्म की कोई सिमिलर एक्टिविटी करनी है, नून लीग का पूरा इरादा है। फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं? एजेके में तो कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है जहां पर नून लीग की अभी भी गवर्नमेंट है। मोना, अच्छी बात है, कोई अगर कोई आर्गूमेंट से बात करे ना, अब मैं समझ नहीं आती, इनको कोई पढ़ा देता है, कोई स्टडी कर ले ना। बात यह है कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो नहीं है ना मुल्क में, ओवरऑल पूरे मुल्क की इकानमी हम छोड़ के गए थे 325 अरब डॉलर। अगर किसी को फर्क हो, आज मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से बात कर रहा था और ये बात 325 अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे, 22 करोड़ लोगों की आमदनी, आज वो 280 अरब डॉलर हो गई।
अच्छा, वो 280 अरब डॉलर जो हुई है उसका भी बड़ा चंक हम जैसे बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल आपने कहा, स्टील वाले कहा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री ने बहुत कमाया है, ये सब कमा रहे हैं। यानी पहले एक तो केक का साइज कम हो गया, 325 से 280 अरब डॉलर हो गया, उसका भी बड़ा हिस्सा अमीर आदमी ले रहा है। बाकी जो आम आदमी है, जो दहाड़ीदार है, जो कि तनख्वाह लेता है, जो छोटा कारोबारी है, ये फायदा सिर्फ हो रहा है बड़े बिजनेसमैन को, बड़े जिम्मेदार, कोई शक नहीं हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रियां हैं सारी, जो एसएमई है, आज ही मैं पूछ रहा था, हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी स्टेट बैंक में, तो एसएमई को क्या दे रहे हैं आप? पहले से भी कम कर दिया उनका कर्जा भी, जो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि ये समझ तो, अच्छा बात इनको रट्टा ये चढ़ाया हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओ भाई कोई समझो करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? ये करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। एक्सपोर्ट तो आज से जब शुरू हुआ, कोई फर्क हो ना फिगर में, फिगर इन्हीं की अपनी है, स्टेट बैंक की फिगर है। जब हमने छोड़ा तो 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, अब वो 22.5 अरब हो गई। यानी 50% आपने करेंसी को डिवैल्यू किया। उसके बाद गरीब आदमी तो मर गया ना, महंगाई हो गई हर चीज, लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। हाँ, इंपोर्ट कम हो गई, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर का अगर एक्सपोर्ट से होता तो अच्छा था। ये इंपोर्ट कम करके कर रहे हैं, जिससे ना रॉ मटेरियल आ रहा है, ना मशीनरी लग रही है। दूसरी बात, इनको असल चीज जो तमाम बीमारियों की जड़ होती है ना, कोई बात समझे ना, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे रिफ्यूट करें, फिगर्स गलत बताएं। बजट का जो खसारा होता है वो तमाम इकोनॉमिक्स, मईशत की बीमारियों की जड़ है। ठीक है, यानी मईशत वाले पहलुओं से तो आप इत्तेफाक नहीं रखते और बजट खसारा हो गया है। आपका ख्याल है कि जो मैक्रो इकोनॉमी में बेहतरी है वो कोई और वजूहात की बिना पर है। ठीक है ना, बात समझने की बात है। इसमें कोरोना पे भी फरमाते सर, इसी कंटिन्यूटी में कभी आपने इनसे सुना कि बजट डेफिसिट क्या है? बजट का खसारा कितना है? 4000 अरब रुपए का खसारा पाकिस्तान में कभी मजदूर को ये महंगाई तो कर रहे हैं, महंगाई तो इस वजह से कर रहे हैं। तो वहां पे डिमांड आ रही है ना। मैं अभी इसकी कोई फिगर का भी मुझे अगर जवाब दे देंगे ना कि क्या छोटे आदमी को, आम बंदों का कोई जो महंगाई हो गई है उसकी कोई तनख्वाह बढ़ी है या उसको कोई बेहतर चाम मिला है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले अरबोपति लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री बढ़ती है, उसमें डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है ना। क्या हो गया आपको? डिमांड सप्लाई का तो बड़ा सादा सा एक फॉर्मूला है। ये हाँ, वैसे 2 लाख अगर लेबर शॉर्टेज है तो मुझे बताएं, मुंह मांगी लोग इस वक्त मजदूरी नहीं ले रहे क्या? अच्छा, मईशत के हवाले से ये बैरिस्टर सैफ, क्योंकि आप आई थिंक, क्योंकि MQM इज द पार्टी विच हैजंट कंडक्टेड एनी जलसा, आप लोगों ने कोई जलसा या कोई कन्वेंशन, कोई इस किस्म की चीज नहीं की। जाहिर है आप इत्तेहादी जरूर हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस हवाले से बिल्कुल आपका एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपसे हमें मिलेगा। आप फरमाइए, आपने तमाम को सुन लिया है, अब ये क्या अकल और दानिस्त की, अब इसमें क्या बात है जो आपके ख्याल से ये कि कोविड को भी हम संभाल लें और जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी उसी तरह से चलती रहें? क्या हम दोनों चीजें साथ साथ नहीं कर सकते? और पॉसिबल है कि इतने कन्फ्रंटेशनल माहौल में अब ये दोनों फरीकैन कोई मफामत का रास्ता या कोई बीच का रास्ता इख्तियार करें? देखिए मोना, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि यकीनी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमहूरी अमल को जारी सारी रहना चाहिए और सियासी जलसे और जो सियासी सरगर्मियां हैं वो जमहूरियत का हिस्सा हैं और उनको इजाज़त भी होनी चाहिए। लेकिन सियासत और जमहूरियत ये सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, मफाद आमा के लिए होता है। ये किसी वैक्यूम में, किसी खला में नहीं होता। अगर आपकी सियासी सरगर्मियों के नतीजे में मफाद आमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, अगर आवाम की सेहत के लिए ख़तरात पैदा होते हैं, कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन की कैफियत है, पूरी दुनिया में आइसोलेशन है, लेकिन जब आप अपने सियासी जलसे जमहूरियत का नारा लगाकर चलते हैं और फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करके तमाम SOPs को बालाए ताक रख कर एक्टिविटी करते हैं, तो वो आप बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो वहाँ पे कानून इस बात का तकाजा करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम होने चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जमहूरियत और ये सारी बातें अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर तो ये अमली तौर पर आपके किरदार से उनकी गम्माजी होती हो, इनका इजहार होता हो, तो फिर तो हम
आपके साथ हैं। लेकिन अगर हम जलसे में देखते हैं कि एक 22-23 साल बच्ची जो है वो आकर खड़ी होती है और वो इस वजह से तकरीर कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है जमहूरी अकदार को, जी उन्हीं की बात कर रहा हूं। उसके अलावा एक और साहिबजादी जो है वो आकर अपने वालिद साहब की मौरूसियत की बुनियाद पर बैठकर जमहूरियत और इंसाफ की बात करती हैं, तो ये बातें कुछ ज्यादा जचती नहीं है। दूसरी बात आपने मरियम साहिबा, जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा बाकी जो खड़े हैं वहां पर, मतलब अगर आप स्टेज से देखें तो कौन है कि जिसकी मौरूसी पार्टी नहीं है, जो कि मौरूसियत के नतीजे में वहां स्टेज पर बतौर लीडर नहीं बैठा हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में या दीगर पार्टी में बड़े लीडर नहीं है। ये हमारे सामने दो लीडर बिल्कुल सामने बैठे हैं, सीजन्ड भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, और मोना इनकी क्रेडिबिलिटी भी है, नॉलेज भी है। क्या इनके जो लीडर जो इनको आज रिप्रेजेंट करें, क्या वो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं? मैं मतलब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है ना, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। दूसरी बात ये है कि जब आप बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन हज़ारों लोगों को आप जमा करते हैं, जब उनको कोरोना का इन्फेक्शन का ख़तरा है, उनको लगने का ख़तरा है, तो आपको तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप तो एयर ट्रांसपोर्ट में यूके भी चली जाएंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे, इलाज भी करा लेंगे, आइसोलेशन में भी चले जाएंगे, वेंटिलेटर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन ये जो आपका आम वर्कर है उसका क्या हाल है? कभी आपने पूछा है उससे? वो आपके लिए जिए नवाज और जिए भुट्टो के नारे तो लगा रहा है, नो डाउट लगा रहा है, लेकिन इन जलसों से जमहूरियत की क्या खिदमत हो रही है? मतलब आज मुल्तान का जलसा, पहली बात तो ये ना कि अगर आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं तो क्या आपके जलसों की तादाद देख के आप खुद दिल पे हाथ रख के ये दावा कर सकते हैं कि इन जलसों से हुकूमत को खतरा होगा? मैं तो नहीं समझता, मैं तो नहीं समझता कि इससे कोई भी खतरा होगा। लेकिन मफादे आमा को जलसों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो ऐसे कोई मेगा जलसे हैं कि जिससे हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए, या जो इनका मकसद है वो हासिल हो। हाँ, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ हो रही है, जो कि मैं समझता हूं कि जमहूरियत के उसूलों बल्कि जमहूरियत की रूह की मुनाफी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई जमहूरियत की खिदमत की जा रही है। बेसिकली अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया जा रहा है। इससे तो बेहतर होता है कि अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो देते, अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी अक़दार को मजबूत करते, तो शायद आने वाले इलेक्शन में जो 2.5 साल बाद होंगे उसमें शायद इनका कोई चांस बन जाए। ये भी तो एक एक्टिविटी है ना बैरिस्टर साहब, अगर ये एक कोई भी जलसा हो रहा है, शो ऑफ स्ट्रेंथ या पावर हो रही है, तो ये भी तो काम आ सकता है उनके। लेकिन इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को भी देख लेना, जो मफादे आमा की मैं बार बार बात करूं, पब्लिक इंटरेस्ट की क्या ये इंटरेस्ट में है? क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हजारों लोगों को, कि पब्लिक अब क्या सब्सक्राइब करते हैं, ये आपकी बात सब्सक्राइब करते हैं या उनकी बात सब्सक्राइब करते हैं? वो तो कहते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही कर रहे हैं। देखिए मौना, बेसिकली तो इनके वर्कर्स हैं जो वहां पे मौजूद हैं। पब्लिक कहां है? पब्लिक तो बाहर बैठी हुई है, या टीवी पे देख रही है, या सफर कर रही है, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। इनके कारकुनान जो है वहां पे हंगामा राई करने के पे भी उतर आते हैं, जो 2 दिन से मुल्तान में हो रहा है। तो क्या होता है? पब्लिक तो सफर कर रही है, पब्लिक को क्या इंटरेस्ट है? उनको तो अपने रोजगार की और अपनी जिंदगी की रोजमर्रा मसाइल का सामना है। उनको क्या इंटरेस्ट है कि वहां पे मरियम साहिबा के वालिद साहब जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, या बिलावल भुट्टो साहब कोरोना की आइसोलेशन में, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन अगर आपके अपने वर्कर हैं, जाहिर है इन्होंने 25-25 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की है, तो इतने लोगों को तो ऑब्लाइज किया हुआ है ना कि वो आकर, और इतने वसाइल भी जमा किए हुए हैं कि इनके वर्कर्स आकर इनके जलसों में नारे लगाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन है उस लेवल पे जिस लेवल पे ये क्लेम कर रहे हैं। आई सी नाजरीन, ये इसी से दूसरा हमारा जो सेगमेंट है या सवाल है वो ताल्लुक रखता है बड़ा गहरा, कि पर्पस क्या है दरअसल इन जलसों का, या किसी भी जो अपोजिशन की तरफ से जो इस वक्त सियासी सरगर्मी जो भी हो रही है, उनका दरअसल मकासद उनके क्या है? सवाल मुलाहिजा कीजिए, मजीद फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, 2 वाज़े बयानिए और पोल्स अपार्ट, एक नॉर्थ तो एक साउथ। वजीर आजम इमरान खान ने, जैसे कल भी हमने देखा, एक बयानिया तो ये है कि उन्होंने जो ट्वीट करके बताया, उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो जलसे हैं ये एनआरओ की तलाश में अपोजिशन कर रहे हैं, और उनका जो अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम से उनका मुकम्मल क्योंकि डिस्कनेक्ट है, उनका भी, उनकी लीडरशिप का भी, ये वजीर आजम साहब ने कहा। और ये कहा कि इस वजह से दरअसल जलसे किए जा रहे हैं कि जो केसेस ऑन गोइंग हैं उन पे हुकूमत से इनको दरअसल एनआरओ की तलाश है और वो उनको कतन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ यही बात जो अपोजिशन के हवाले से, जो अपोजिशन के रहनुमा या तमाम उनके लीडरान करते हैं, पीडीएम की तरफ से जो 11 जमातें अपोजिशन की करती हैं, कि दरअसल ये हम अवाम के लिए ही तो कर रहे हैं, ये अवाम की ही भलाई में है कि हम जलसे करें और हुकूमत को हम किसी भी तरह से घर भेजें ताकि ये अवाम के लिए मजीद कोई नुकसान ना हो।
तो लिहाजा ये दो बयानिए हैं, पोल्स अपार्ट हैं, और वो ये भी कहते हैं ऑपोजिशन वाले कि जी एनआरओ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। दरअसल ऑपोजिशन क्या बल्कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है। इस किस्म की भी बातें हमें सुनने में आती हैं उनके नैरेटिव्स में, और ये भी बात सुनने में आती है कि एनआरओ कोई भी जो भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि यकीनन माजी में जो इसकी मिसालें मौजूद हैं जनरल मुशर्रफ के टाइम से, तो एनआरओ तो दरअसल उन तमाम चीज़ों की एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, उसका किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट में कोई ऐसा सच रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। खैर सैफ साहब, आप ही इस पे बेहतर रोशनी डालें हम तमाम के लिए, आप रहनुमाई करें, मकसद क्या है इनका। आपने अभी अपने प्रीवियस कमेंट्स में अभी ये बात की, आपने कहा कि अवाम से दरअसल इनका ताल्लुक नहीं है, और अवाम तो दरअसल उन जलसों में भी नहीं होती, आपने ये भी साथ साथ फरमाया। तो फिर पर्पस क्या है और वहां कौन आ रहा है उन जलसों में? देखें, आप देख लें, किसी भी जलसे को देख लें, ऑर्गेनाइज करने का तरीका यही होता है कि बसों में अपने वर्कर्स को लेकर लाया जाता है और उसके बाद वहाँ उनको बिठाया जाता है और जलसा करके वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगर आवाम का ये रिफ्लेक्शन होता या आवाम की बात होती तो फिर जलसे से आपको आवाम के मुतालबों पर बात नजर आती, आपको अवामी मसाइल पर बात नजर आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप आवाम की बात करते हैं, आवाम के मसाइल का नारा लगाते हैं, तो फिर आप अपने आपको भी देखें ना। ये तो नहीं है कि आप आज बनकर हुकूमत में पहली बार आपको मौका मिले, इससे पहले 3-3, 4-4 मरतबा आप हुकूमतें कर चुके हैं। आज भी एक सूबे में ताज हैदर साहब की पार्टी की हुकूमत है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, इस मुल्क में 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं मियाँ साहब। मुझे ये बताएं कि ये अवाम उस वक्त कहाँ थी या इनके मसाइल उस वक्त कहाँ थे? क्या आज सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अवामी मसाइल सारे खत्म हो गए हैं, अब और कुछ नहीं रहा? तो अब सिंध की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको अब पंजाब और KPK और बलूचिस्तान के अवाम की फिक्र लाक हो गई है, या मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको अब मुल्तान की आज फिक्र लाक हो गई है। क्या ये पहले हुकूमत में नहीं रही? ये अवामी मसाइल ये पहले हल नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किए। हमारे सामने अवामी मसाइल का रोना रोकर, जमहूरियत के नारे लगा लगा कर जो जमहूरियत का कच्चा छठा हमारे सामने आता है वो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत और आसिफा भुट्टो साहिबा की क़यादत है। ये हमारे सामने पूरी इसका जो सिंथेसिस है, इसका जो नेट रिजल्ट है वो ये आ जाता है। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जब जलसे से बात होती है तो अपनी ज़ातियात की बात होती है। ये तमाम लोग दरअसल हैं तो मौरूसी सियासत या जो भी आप उनके फैमिली बैकग्राउंड या लिनिएज की वजह से वहां हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बात अवाम की कर रहे हो। देखें, बात करना तो हबीब जालिब साहब ने भी बड़ी आवाम की बात की ना, लेकिन वो जलसे तो नहीं करते थे ना, वो तो अपने पैगाम के जरिए और अपने अमल के जरिए बात करते थे। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि क्या इनके अपने किरदार से उन नजरियात की अक्कासी होती है जिसकी ये बात करते हैं? और अब तो नजरियात भी खत्म हो गए हैं ना, अब तो मोरूसियत आ गई। जब मोरूसियत आ जाए तो मौना, आपने तारीख की किताबों में देखा होगा कि बादशाह साहब मर जाते थे, बादशाह साहब के बाद उनका जो है 12 साल का बेटा जो है वो बादशाह बन जाता था, तख्त पे बिठा दिया जाता था। तो यहां पे तो वो तख्त पोशी और ताजपोशी की वही रस्में चल रही हैं कि जो आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले के जमाने में होती थी, वो आज हम 2020 के जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी निजाम में देख रहे हैं। मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि इन पार्टियों में से किसी के अंदर भी ये क्रेडिबिलिटी है कि वो जमहूरियत की बात करें। मैं तो ये कहता हूं कि किरदार का तकाजा यह है कि आप खुलकर आए और कहें कि हम मोरूसी पार्टियां हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब की, बेनजीर भुट्टो साहिबा की, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो साहिब की और बाकी लोगों की पार्टियां हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके वेल विशर्स हैं, हम उनके साथ हैं। फिर आप जमहूरियत को और इस किस्म की चीज़ों को ना करें, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है और आपका जो दावा है उसका असर भी कम होता है। यानी कि ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, मोरूसियत और जमहूरियत आपके व्यू में। और एनआरओ की तलाश में ये सब हो रहा है, आपका इस पे क्या जवाब है? प्रेशर एक्सर्ट करने की एक कोशिश तो जरूर है हुकूमत पर कि हुकूमत इनके साथ बैठ के किसी न किसी तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रास्ता दे, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक कि इसके नतीजे में ये इतना प्रेशर। लेकिन हमने एनआरओ कभी देखा नहीं कोई सिविलियन गवर्नमेंट के देती। नहीं, एनआरओ क्या मिलेगा? एनआरओ तो मतलब अदालतों ने देना है ना, या नैब ने इनको, अगर सबूत नहीं है तो नैब इनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी और अगर सबूत नहीं है तो अदालतें बरी कर देंगी। वो तो एक हुकूमत ने क्या एनआरओ देना है? मेरे ख्याल में तो हुकूमत के पास कानूनी तौर पर इख्तियार भी नहीं है इनको इनके खिलाफ केसेस खत्म करने का। जी, ये एक हुकूमत के हवाले से भी एक बात फरमाइए बैरिस्टर सैफ ने, ये मैं कमल साहिबा से भी पूछूंगी। कैसर साहब, आप इससे पहले बता दें, वाकई ग्रास रूट लेवल के जो रहनुमा हैं, आप खुद, योर गुड सेल्फ, ताज साहब हैं, इस तरह की बहुत मिसालें यकीनन मौजूद हैं, हर पार्टी में होती हैं। लेकिन ये बताइएगा, वो कहते हैं मोरूसियत का दरअसल कोई वास्ता है नहीं जमहूरियत से, और आज जो मुल्तान में बिलखुसूस जो शो है उसमें तो मोरूसियत की ज्यादा रिफ्लेक्शन है, अक्सर और बेशतर तो वही है। और ये भी फरमाएं कि ये जो एनआरओ की बाज़गश्त है ये कहीं तो आकर रुके, कि अगर वाकई जैसे बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि एनआरओ देने का गालिबन इख्तियार भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो ये बताइएगा फिर ये एनआरओ यानी कि आप लोग फिर नहीं मांग रहे हैं?
एनआरओ वाला तो खैर किस्सा ही गलत है, वो तो ये खा मखा ये कह रहे। वैसे आप लोग भी कहते हैं कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, फिर वो भी तो गलत हुआ। मैं बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ना, बात आम लोगों की हो रही है। इस वक्त हुकूमत की आमदन बिल्कुल कम हो गई है। हम बात कर रहे हैं, मैं पहले कह रहा था कि केक का साइज कम हो गया और केक के उस कम साइज में से भी ज्यादा हिस्सा अमीर आदमी को जा रहा है। ये टेक्सटाइल की बार बार बात करते हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे 1% सिर्फ इनकम टैक्स है, जबकि कारपोरेट 30-32% टैक्स होना चाहिए। अब अमीर आदमी अरबों रुपए कमा रहा है, उस पर टैक्स भी नहीं लग रहा। तो हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, यानी आमदन नहीं हो रही। इसी वजह से फौज भी कुर्बानी दे रही है। उन्होंने पिछले बार अपना बजट नहीं बढ़ाया। अब हम जब इंडिया बढ़ा रहा है बजट, इंडिया का बजट हमारे वक्त 5 गुना था उनकी अफवाज का, उनके डिफेंस का। आज वो 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया इंडिया। हमारी फौज कितना अरसा कुर्बानी देगी? हमारे पास रेवेन्यू सबसे बड़ा बजट का खसारा है, जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। रोज आपने सुना होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट। असल मुईशत जो है आम आदमी के लिए है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, इकट्ठा ही नहीं हो, या ये बताइए, जब इतना बिजनेस हो रहा है टेक्सटाइल का, क्या उनके लेबर की कोई तनख्वाह 15,000 या 18,000 से बढ़ गई है? उनको तो डॉलर, अच्छा महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, क्या कोई कोई चीज मिली है आम आदमी को? हम तो उसी की बातें कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो कोविड-18 है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कोविड-19 से। आम आदमी का जो इस वक्त हशर है, आप जाकर देखिए तो सही ना, उनको क्या मिल रहा है। लेकिन सर जान होगी तो फिर दीगर बातें होंगी ना, जान होगी तो मईशत की बात कर पाएंगे। अगर कोविड हो गया तमाम को, खुदा ना खास्ता, अगर कोई कारोबार चल रहा है तो उस पे कोई हुकूमत को आमदन होनी चाहिए, रेवेन्यू मिलना। सिर्फ अमीर आदमी अरबों रुपए जिनके पास हैं उनको अरबों रुपए और दे रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, सारा टेक्सटाइल वाले मेरे अपने दोस्त हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि नफा बहुत हो रहा है, पर टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। एक्सपोर्ट पे 1% टैक्स है। कोई दुनिया का मुझे बता दे कि जब अरबों रुपए आप कमाई कर रहे हैं तो गरीब आदमी के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा, उसको तो कुछ दे नहीं रहे, सब कुछ आपके जेब में जा रहा है। ये कहां का इनको समझ नहीं है। ये अभी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ये तजर्बे कर रहे हैं इकोनॉमी पे। जो कुछ इन्होंने 50% डिवैल्यू किया करेंसी का, उससे आम आदमी मर गया है। बात तो हम जलसों में वो कर रहे हैं कि कोविड-18 जो है वो कोविड-19 से ज्यादा खौफनाक है। आम लोगों का मुझे बताइए, किसी से पूछ लीजिए, जो कीमतें इतनी बढ़ी, क्या आपने इंटरेस्टिंग टर्म्स निकाले हुए कोविड-18 और कोविड-19 तमाम लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा कैसर साहब, ये इतना बता दें कि आप ही जिन मसाइल का आप खुद तस्करा कर रहे हैं, ये जेन्युइन इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, इनका कितना जिक्र नजर आता है हमें पीडीएम के जलसों में? सर जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि इकोनॉमी हमारी इनको समझ ही नहीं आ रही ना। ओवरऑल इकोनॉमी कम हो गई है, फी का आमदनी कम हो गई है, और जो 22 करोड़ में से सिर्फ 10-20 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बाकी जो 21 करोड़ 75-80 लाख लोग हैं, उनकी आमदनी तो कम हो गई। महंगाई होने की वजह से वो बेचारे तो ना स्कूल की फीस भर सकते हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना कोई अपने बच्चों के लिए कोई ला सकता है। ये देखिए, जरूरत इस वक्त ये है कि चार्ट मिलजुल के बैठे तो सही ना। हाँ, हम इतना ज्यादा पार्टियां इख्तलाफ कर दी हैं, इतना झगड़ा हो गया, इतना बहुत झगड़ा हो गया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है और हम आपस में लड़ रहे हैं। मौका दें, देखिए ना, क्यों आखिर अपोजिशन ये सही बात है जलसे कर रही, तो मैं सुनते ही नहीं है, ना असेंबली में सुनते हैं, ना वैसे कोई बैठने को तैयार है। पहले दिन तो यानी कि एनआरओ, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट सर, एनआरओ की कोई बात नहीं है कि असल में हुकूमत सुनी नहीं रही, तो इस वजह से आपको जलसे करने पड़ रहे हैं। कमल साहब में ही रख देते, उसके एजेंडे में रख देते ये आइटम के भाई किस तरह इकोनॉमी बेहतर होनी है, किस तरह आम आदमी को, गरीब आदमी को हालात को बेहतर करना है, वो तो है नहीं। हाँ, अलाउ में कैसर साहब, मैं इसका जवाब मैं राइट अवे मांगू जी। कंवल साहिबा, आप सुनते नहीं है, इस वजह से कैसर साहब फरमा रहे हैं कि उनको जलसे करके आपको बताना पड़ रहा है इन तमाम मसाइल पे, वरना वो तो पहले से तैयार थे आपके साथ बैठने को। उन्होंने आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी प्रपोज किया था। और ये एनआरओ की बात क्यों बार बार फिर सुनने में आती है? जैसे बैरिस्टर साहब अभी कह रहे हैं सेनेटर सैफ के एनआरओ देना है भी नहीं हुकूमत के इख्तियार में। देखिए,
5 चीजें डिस्कस हुई, मैं पांचों का बारी बारी जवाब दे देती हूँ। पहले तो बता दूं, एनआरओ बिल्कुल हमारे एम्बेट में इस तरह आता है कि जो 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी नैब में, जिसमें नैब को टूथलेस बनाना था, जिससे इनके तमाम ऊपर के वालों के केसेस जो ये खड़े हुए हैं, इनके सारे आका जो खड़े हुए थे स्टेज पे, वो सारे ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। वो 34 अमेंडमेंट्स वही एनआरओ है जो ये बार बार मांग रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने फैटफ को बार्टर ट्रेड करने की कोशिश की। एक बात तो ये एनआरओ लेने के बड़े तरीके होते हैं। आप इंस्टीट्यूशंस का गला दबा देते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बंदे लगाए हुए होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और एनआरओ दे देते हैं, जिस तरह इन्होंने दिए रखा एक दूसरे से। चौधरी निसार साहब ने खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इतना बड़ा प्लंदा रख के, और वही केसेस अब आगे चल रहे हैं। चीखें ये हमारे पे मारते हैं। मरियम बीबी जिस तरह आज खड़े होकर झूठ बोल रही थी, इस तरह इलेक्शन से पहले जलसों में कहा करती थी, भाइयों याद रखना, इमरान को वोट डालोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को डालोगे तो इमरान को जाएगा। आज देख लिया सबने कि जरदारी साहब किसके चाचा जी निकले और किस कजन का हाथ पकड़ पकड़ के आज वो यूं करा रही थी। इनकी कोई जुबान है, एक दफा की कई बात से मुकर जाते हैं। बड़े ये सीजन या क्या कहते हैं पुराने सियासतदान है। मैं माजरत के साथ इन्हें बता दूं, कोविड-18 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका अपना बनाया हुआ है। कैंसर जो है वो 1981 में भी था, जो इस पाकिस्तान को लगा, जिसमें बैकडोर से जनरल जिया और जनरल जिलानी के साथ लोगों ने रस्मो रिवाज बढ़ाए और पहले सियासत में आ गए, पहले वजारतों में आ गए, बाद में उन्होंने ये नून लीग बना दी। इसी तरह एड्स सिंध में जैसे फैली हुई है, तो ये 60s में और 70s में ही वहां पर आ गई थी। तो अल्लाह मियां इन बड़ी बीमारियों से जो लाइलाज है और लोगों की जानें ले जाती है, जो इस मुल्क में लगी हुई, हम उनके खिलाफ लड़े। और इमरान खान साहब का तो नाम मशहूर है कि कैंसर के तदारुक के लिए उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया था। इंशाल्लाह अब जो असली मुआशी कैंसर की सूरत आज हमने देखी है ना, उन कंटेनर पे जो तीसरी नस्लों में आई हुई और इस मुल्क को लगा हुआ है, उसके खिलाफ हम लड़े। कोविड-19 के तो वैसे भी 2-3 महीने रह गए हैं, वैक्सीन आने वाली है, आप इंशाल्लाह बिल्कुल पुरसुकून हो जाएंगे। अच्छा, इकोनॉमी पे इन्होंने 2-4 बातें की। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी मुल्क की इकोनॉमी को जज करने का। ये इतने बड़े बिजनेसमैन है, मैं हैरान हूं कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का डिफरेंस कितना था, जिसको ट्रेड गैप कहते हैं, इनके दौरे हुकूमत में। मैं आपकी अर्ज़ गुजारिश कर दूं कि इंपोर्ट्स आपकी $60 अरब की थी और एक्सपोर्ट्स आपकी $20 बिलियन थी, जो आपके दौरे हुकूमत में 19 पे गई थी और फिर वापस बड़ी मुश्किल से 20 या 21 के दरमियान आई थी। $40 अरब का आपका ट्रेड गैप था और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $20 अरब का था, यानी कि आपके मुल्क में डॉलर का इनफ्लो तो था नहीं, सारा आउटफ्लो हो रहा था। दूसरी बात ये कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं रहा है, सरप्लस हो गया, दूसरे क्वार्टर में भी यही चल रहा है। तीसरी बात ये कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, क्योंकि हाँ दाद साहब आप में ठहर जाएं, 3 लोग बोलते हैं तो मेरे पास हुकूमत का मौकफ है, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं वक्त बिल्कुल मेरे पास कम है जी, प्लीज। यही इंडस्ट्री थी, मुझे 1 मिनट सिर्फ दें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई, बड़ी आपको पता है खबरें चली, और इसी में मैं बता दूं 2015 से 2017 के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि जीडीपी टू एक्सपोर्ट रेशो इस पूरे रीजन में पाकिस्तान का लोएस्ट था। और सिर्फ 4 ममालिक थे जिसमें इथोपिया शामिल था, पाकिस्तान था और 1-2 और थे जिसमें लोएस्ट हम लोग एक्सपोर्ट्स पे थे। जी ताज साहब इसका जवाब भी दे दें साथ साथ। फ्लरिश करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो ज्यादा उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट। राइट, आई गॉट योर पॉइंट कमल, मुझे प्लीज आगे बढ़ने का मौका दें ताकि मैं। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे दोस्त इस वक्त? जी ताज साहब आप बताइएगा। यस आप कोई सवाल करें तो मैं सैफ भाई को इंडोर्स। जी ताज साहब, मैं ये मेरा आपसे अर्ज है कि ये इकोनॉमी के हवाले से बड़ी इस वक्त बहुत सख्त तनकीद चल रही है, बहस चल रही है कि जी अब इकोनॉमी बेहतर है या पहले बेहतर थी। सिर्फ इतना फरमा दें जी। ये हमारी करप्शन की वजह से ये गंदम सारी सुननी हो गई, हमारे करप्शन की वजह से कपास की फसल बैठ गई, हमारे करप्शन की वजह से हर फसल बैठ गई, एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स हो गया। अच्छा जी कंवल साहिबा मुझे अलाउ कीजिएगा मैं ताकि हाँ जी ताज साहब बताइए। वहाँ गया अभी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब, याद से जितनी दुआएं सर से दरवाऊं। तो अब ये जो है सीधी बात है कि वो इंपोर्ट्स बैठ गई इसलिए कि मार्केट अब स्मगलरों के हाथ में है, इंपोर्टर के भी हाथ में नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है।
इंपोर्ट जो है वो एक तो डिवेल्युएशन की वजह से गिरी है, दूसरे ये कि जो मार्केट्स हैं वो अब होल्डर्स और स्मगलर्स के हाथ में है, वो इंपोर्टर्स के हाथ से भी निकल गए। तो जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिस दिन एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, उस वक्त रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस इसलिए बढ़ी हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट जैसे कह रही है कि 50,000 से ज्यादा तो निकाले जा चुके हैं, वो वापस आ गए बाहर। जो तो वो जितने भी अपने असासे हैं, जितने भी उनकी सेविंग्स हैं, वो सारी की सारी ला रहे हैं। और स्टेट बैंक ने इस बहुत बड़े खतरे का किया है कि कोई 1.5 लाख आदमी और वापस आएंगे पाकिस्तान। तो ये शॉर्ट टर्म एक चीज है कि जो रेमिटेंसेस की है, अगर आप प्रोडक्शन अपनी नहीं बढ़ाते, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करते, अगर आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये एक वक्ती बुलबुला है जो बहुत जल्दी ये खत्म होगा। और ये सिर्फ इस वजह से है कि इंपोर्ट्स हमारी बैठ गई क्योंकि कारोबार बैठ गया। जी ताज साहब, लेकिन एनआरओ की बात पे भी थोड़ा हमारी रहनुमाई कर दें। पुरानी हो चुकी। हाँ। कल इस वक्त ये जवाब एनआरओ का नहीं देना, इस वक्त जवाब जो है इस चीज का देना है कि नैब का जो करप्शन है, यानी नैब जो है वो इंतसाब कर रहा है, लेकिन नैब का जो अपना करप्शन उसका क्या किया जाए। जिस तरीके की चीजें कल सेनेटर सलीम मांझीवाला ने कही है कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। और उन्होंने तो अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कह चुका है, तो पहले जो एहतसाब करने वाले हैं, पहले तो उनसे सवालात हैं कि उसका जवाब दे कि ये आपने क्या यहाँ पे करप्शन लगा रखा है कि खुद आप इतना करप्शन करें, खुद आप ब्लैकमेल करें कारोबारी लोगों को, और उसके बाद किसी पे उंगली उठाएं। ये तो मानी वाला जो बात कह रहे हैं उसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। शार्प क्लोजिंग फ्रॉम अस। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। कमल जोसेफ साहिबा, सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ, सेनेटर ताज हैदर साहब और कैसर शेख साहब ने हमारा साथ दिया था आज। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।